आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव एक शानदार मौका है देश की आजादी के 75 वर्ष मिलजुल कर मनाने का। ये अवसर है भारत के स्वर्णिम इतिहास को याद करके इतराने और गौरवान्वित महसूस करने का। इतना ही नहीं, ये पल है उनकी कुर्बानियों को याद करने का जिन्होंने भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सदा सदा के लिए शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल हो गए। लेकिन श्रोताओं, अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भले ही आजादी के लिए संघर्ष तो नहीं किया, परंतु आजादी की बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। इन्हीं में कई ऐसे अनसंग हीरो यानी अकीर्तित नायक ऐसे भी हैं जिनके नाम भले ही शहीदों की सूची में इतिहास की किताबों में दर्ज न हो, पर उनके अदम्य साहस और हजारों लाखों भोले मासूम लोगों को बचाने के लिए दिए गए बलिदान को वो लोग आज भी याद करते हैं जो उन पलों के साक्षी रहे हैं। ऐसे ही एक बलिदानी थे जगदीश लाल शास्त्री। सितंबर 1947 पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले पुंछ की तहसील बाग का गांव थोराड। भारत आजाद हो चुका था, पर महाराजा हरि सिंह की इस रियासत को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार था। वहां के हालात तेजी से बदलते जा रहे थे। 32 वर्षीय जगदीश लाल शास्त्री को उनका शादी का दोस्त सुल्तान मोहम्मद खान घर के बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाता है। मोहब्बत खान, इतनी रात को क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। यार, एक बात करनी थी तुमसे। बोलो। यार, हालात दिन ब दिन कुछ अजीब से होते जा रहे हैं। मैं डरता हूँ कि कहीं पंजाब की तरह यहाँ रियासत में भी हालात। ओ मेरे मोहब्बत खान, तू मत हो परेशान। क्यों डरे हम किसी से, जब तक हम हैं एक दूजे की जान। देख, ये वक्त तेरी मजाकिया शायरी सुनने का नहीं है। मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। तू भाभी और बच्चों को लेकर निकल जा यहाँ से जल्द से जल्द। निकल जा मतलब? भूल गया अपनी दोस्ती को? याद है तुझे जब तेरी अम्मी मेरी शादी में दोस्ती लेकर आई थी? याद है मेरे जग्या, सब याद है मुझे। तेरी शादी में तुझे मेहंदी के लिए तोड़ते वक्त कितना शुगल किया था सबने। जब सब याद है तो फिर अम्मी और माते का वो वादा कैसे नहीं याद तुझे? याद है ना क्या कहा था उन्होंने? बड़े बच्चों, यह दोस्ती खाली ब्याह की दोस्ती नहीं, सारी उम्र की दोस्ती थी। चंगा मंदा सुख दुख की भी वह एक दूए ना हाथ ना छोड़िया, साथ कदा ना छोड़िया। याद है, सब याद है। पर क्या? अब कैसे बताऊं तुझे यार, माहौल पहले जैसा नहीं रहा। रोज नई नई शक्लें दिख रही हैं अपने गांव में। खौफनाक, खतरनाक, आंखों में नफरत लिए शक्लें। हमारे गांव के भी कई लड़के उनसे मिलते मिलाते हैं, और यही नहीं, कई तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। मसलन? यार, अब तुझे कैसे समझाऊं मैं। यहाँ हम मुसलमानों के दिमाग में डर और नफरत भरी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि महाराजा की फौज यहाँ के मुसलमानों के लिए खतरा है। अरे गलत बोल रहे हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस माहौल की तुम बात कर रहे हो उसकी खबर मुझे भी है। मेरे बहुत सारे तालिब इल्म रावलाकोट से लेकर थोराड, बाग, पलंदरी, मुजफ्फराबाद तक की सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। मैंने वजीर पुंछ को भी इस बारे में लिख भेजा है। उन्होंने लाला जगत राम, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को बतौर स्पेशल मैजिस्ट्रेट भेजा है।
वो कल आ रहे हैं। हम उनके साथ तहसील, बाग, पलंदरी और दूसरे इलाकों के हालात की तफसील लेकर वजीर साहब से मिलेंगे भी। और रही बात मेरे यहाँ से जाने की, तो मेरे यार मोहब्बत खान, मैं तुझे बता दूं, मैं अपने हजारों लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर बुज़दिलों की तरह कभी यहाँ से भाग नहीं सकता, कभी नहीं। जगदीश लाल शास्त्री के बड़े बेटे मदन लाल शर्मा आज भी नम आंखों से उस दौर को याद करते हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के पुंछ रियासत में, जो कि उस वक्त रियासत थी, डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, उससे कुछ साल पहले वो अलग रियासत थी पुंछ, वहाँ का रहने वाला हूँ। वो इलाका मकबूजा कश्मीर कहलाता है। तहसील बाग थोराड़ गांव का मैं रहने वाला हूँ। 1947 के उस टाइम में थोराड़ मिडिल स्कूल में मैं तालिब इल्म था। मैं 5वीं जमात में उस वक्त पढ़ रहा था। उस वक्त के हालात कुछ ऐसे थे कि पंजाब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे कि ख़तरा पैदा हो चुका था। मेरे पिताजी जो हैं वो रावलाकोट में टीचर थे। उनका आना जाना थोराड़ से रावलाकोट तक पैदल हुआ करता था। हफ्ते में एक दफ़ा वो जाया करते थे, 6 दिन दूर ही रहा करते थे रावलाकोट में। तो रास्ते में आते जाते जो वाक़यात वो देखते तो उनसे हैरान होकर घर में बातें करते, मेरे दादा से भी बातें करते। तो आखिर में क्या हुआ, निचोड़ के उन्होंने डायरियाँ लिखनी शुरू कर दी, जो वाक़यात होते, यानी जुलूस निकलते थे, कुछ नारे लगते थे। और पिताजी ने फिर ऐसे किए कि स्कूल के कुछ बच्चों को अपना सोर्स बना लिया कि तुम फलाने इलाके की खबर तुम दे दो हमें। थोराइड का लड़का भी सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हमें कुछ पता चला कि हथियार लेकर आए हैं पंजाब की तरफ से हमारी थोराड़ के इर्द गिर्द। पिताजी ने संपर्क किया था रावलाकोट, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं की। लेकिन चिट्ठियां वो भेजते रहे, पहले से जितने वक़्त उन्होंने देखे वजीर पुंछ को भेजते रहे। लेकिन आखिर में पुंछ का जो वजीर है उन्होंने पिताजी की चिट्ठियों पर गौर करके, लाला जगतराम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था पुंछ का, उसको स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा गया और उसको हदायत की है कि रावलाकोट के जगदीश लाल शास्त्री को साथ ले जाना, उनको ड्यूटी के तौर पर डिटेल करते हैं। तो वो गए थे मंग में, जो कि सरहद थी। मंग से थोराड़ की तरफ रवाना हुए। फिर जो लोग जमा हुए थे थोराड़ में, मंग में, उनसे बातचीत हुई। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल लाला जगतराम को साथ लेकर जगदीश शास्त्री ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि कुछ बाहरी लोगों की बातों में आकर आपसी भाईचारे को कमजोर ना पड़ने दें। बात 4 अक्टूबर 1947 की है। अपने एक साथी भजनलाल के साथ शास्त्री जगदीश लाल और लाला जगतराम तहसील बाग और पलंदरी की सरहद पर वाक़ा मंग गांव में संबोधन के बाद थोराड़ की ओर रवाना हुए। लेकिन आधे रास्ते में ही कांचरी गांव में अचानक कौन हो तुम? तुम नहीं, आप कहो पंडित जी, आप। क्योंकि मैं अकेला नहीं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हैं आपकी खातिरदारी करने के लिए। क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो आपको है शास्त्री जी। सुना है बड़ी तकरीरें करते हैं आप, हिंदू मुस्लिम यकजहती की, भाईचारे की। बड़ी ताकत है तुम्हारी कलम में। डायरियां लिखते हो, चिट्ठियां लिखते हो इन्हीं हाथों से तुम। क्या कहते हो? यहां लोगों को खतरा है, फौज भेजो। लड़को, पकड़ लो इन तीनों को। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो मुझे। चीर डालो इनको, चीर डालो और काट के
उल्टा टांग दो लाशों को पेड़ के साथ और सारे इलाके में इश्तिहार लगा दिए जाएं कि काफिरों का यही अंजाम होगा, यही अंजाम होगा। पिताजी ने समझाया लोगों को कि हम भाई हैं, आपस में हमें एक दूसरे से खतरा नहीं महसूस करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि मोहम्मदन भाई है वो ये ना समझें कि इधर डोगरा फौज क्यों आई है, क्योंकि एक दो प्लाटून वहाँ पहुँच चुकी थी थोराहड़ में। तब पिताजी वो वहाँ से बातें करने के बाद, उनको हौसला देने के बाद वहाँ से रवाना हुए मजिस्ट्रेट्स के साथ ही। तो रास्ते में ही उन पर फायरिंग हो गई। उनको किस तरह से मारा गया है हम पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। उनकी डेड बॉडीज भी हमें नहीं मिली। तो पता चला कि उनको लड़का कोई मिला था एक, वो दूसरे लोगों को उसने कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे हमने देखी हैं डेड बॉडीज। कुछ इश्तिहार भी लगे हुए देखे कि ऐसे, तो आप लोग खबरदार हो जाओ, काफिर का ऐसे ही रिजल्ट होगा अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे। कुछ ऐसे इश्तिहार लड़के ने बयान किया और बोला कि लाशें हमने देखी। जब पिताजी वहाँ से निकले मजिस्ट्रेट लाला जगतराम के साथ थोराइड की तरफ रवाना हुए। थोराइड में मिडिल स्कूल में 30 आदमी थे डोगरा फौज के, और पुलिस चौकी थी वहाँ। उन्होंने रात को वहीं ठहरना था, लेकिन वहाँ रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। तो अब सवेर होते ही उस मिलिट्री ने या मंग के लोगों ने पता करना था कि ये फायर हुआ कुछ, लेकिन तब उसी दूसरे दिन वहाँ की डोगरा फौज पर हमला हो गया। ये वाकया जो 5 अक्टूबर का है, 1920 असोज का है। असोज उस वक्त देसी संवत्सर चलता था महाराजे के टाइम। 19 असोज की बात है, ये अक्टूबर 4 या 5 का वाकया है। कैप्टन प्रकाश चंद्र शहीद हो गए, एक सूबेदार रशपाल सिंह शहीद हो गया, और 6 सब फौजी भी हमारे वहाँ शहीद हो गए। क्योंकि हमले में कहते हैं कि कितनी तादाद थी कि उसका बयान नहीं, कोई सच्ची वाकयात का कोई पक्का पता नहीं। 500 का हमला था, 1000 का था, कितना था, लेकिन उनकी लाशें भी वहाँ देखी गई। आज भी उस खौफनाक वारदात को याद कर खून खौल जाता है, कलेजा मुंह को आता है। एक्स सर्विसमैन टेकचंद, जो उस रोज जगदीश शास्त्री और लाला जगत राम के साथ जाने वाले थे, पर किसी बात पर अपने पिता से डांटे जाने के कारण उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आज टेकचंद 96 वर्ष के हैं, सेहत भी नासाज है, ठीक बोल भी नहीं पाते, पर उस वारदात को जिस तरह से वो बयान करते हैं, उसे सुनकर उनका जोश, रोश और मन का गुबार साफ महसूस किया जा सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम टेकचंद है, उम्र 96 साल है। अच्छा, 96 इयर्स। तो जब पार्टीशन हुई, जब 1947 में, आप किस इलाके से यहाँ आए? मंग से आए थे। मंग, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट पुंछी है जी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछी है। तो जब आप वहाँ रहते थे तो हिंदू मुसलमान सारे भाईचारे के साथ रहते थे, तो उससे जब ये गड़बड़ शुरू हुई उससे पहले के हालात के बारे में आप कुछ बताएंगे? पहले भी बहुत अच्छे थे, हमारे साथ सही थे, बैठे 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 शादी छूटे में शगुन में खाना पीना आप करते थे। हम घर में खोते थे, लेकिन शादी जो नहीं होती हम वो शादी हुआ बैठे करते थे, वो हमारे शादी आते थे। तो अचानक क्या हुआ कि हालात इस तरह से बन गए और लोग एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए? दुश्मन बनाने वाला एक जोरदार था, जोरदार खान मोहम्मद साहब, उसे दुनिया ने भड़का दिया। रिटायर हो गया, आगे भड़काया उसने हिंदू मुसलमान शुरू करा। वो सब ठीक ठाक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसी वजह से ज्यादा हो गया। जी। तो आपकी उस समय उम्र कितनी थी? उस वक्त हमारी उम्र को 22 साल थी।
आपके इलाके में सुनने में आता है जो शास्त्री जगदीश लाल शर्मा थे, वो हाँ उस जी। इलाके में बड़े रसूखदार थे और वो वहाँ की जो भी हालात थे, वहाँ की जो स्थिति थी, उसके बारे में आला अफसरान को, सरकार को चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। तो उन्होंने किस हाँ। तरह से नौजवानों को इकट्ठा करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे वो? वो जिसे कहते वो जाते थे, हर एक पेट में जाते थे, बताते हालात ऐसे। हमारे साथ उनकी सरकार बहुत अच्छी रिश्तेदारी थी हमारे उनके साथ, तो भी हमारे घर में आते जाते थे, सबके बताते हर एक हालात का उनको पता बताते थे, ऐसे हालात हो गया। लेकिन उनने कुछ नहीं सुना, हम हमारे लोगों ने कहीं कुछ नहीं सुना, अपना अपने मार्ग भटकते हैं, नहीं हमारे साथ कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उनकी शहादत कैसे हुई? क्या हुआ कि उनको शहीद कर दिया गया? कहाँ वो जा रहे थे? उन्हें शादी क्या हो गया मंग से, तो मंग से चले वापस आ रहे थे, छोड़ा जाने से कूड़ा भी गया नान जगह है, वहाँ पर उनकी हत्या हो गई। तो पूरा दिन हम अगले दिन इकट्ठे रहे थे, हमारे पिताजी ने बोला कि तू पूरा दिन घूमता रही, तो घर का काम देखता है नहीं, तो तू तो कोई नहीं। तो मैं उस दिन नहीं गया, तो अकेले गए, वहाँ अकेले गए, वो घर जाके मुझे कूड़ा नहीं करा जाएगा, उन्हें हत्या हुई। तो जब आपको पता चला कि वो नहीं रहे, तो फिर आपके उस मोहल्ले में या इलाके में, गांव में जो भी वो था, उसमें क्या लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या हर बहुत बुरी आदमी सुन के घबरा गए थे, और उस वक्त लड़ाई शुरू हो गई थी ना, उस वक्त जो पता लगा ये हाल जो हुई, पता लगा खुले आम लड़ाई शुरू हो गई। जगदीश शास्त्री जी ने लोगों को बचाने के लिए कोशिशें की, अपनी जान कुर्बान कर दी, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान दे दी, से बढ़ गए और क्या कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं कोई बच सके, नहीं मतलब दुश्मन नहीं छोड़े उनको नहीं वापस नहीं दिया। तो जज के साथ में भी मेरी गलबात ही रही काफी दिन, मंग कठेर जज की जारी पूरी डायरी में मंग का जज में था, लेकिन जज साहब ने ऐसा हो गया, वो कहता कि वो ऐसा करना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में जिस वक्त आया तो वो निकले, मैं उस दिन जज के पास नहीं गया, पिताजी ने राव लागे पूरा दिन घूम रहे हैं, तो फलाना कमरू क्या हुआ, नहीं गया। तो शाम के वक्त उन्हें वापस छोड़ा के रस्ते में जो मेरी हत्या हुई, बड़े शास्त्री जी पंडित जी साथ है उनके साथ, जब बाकी बच्चे तीन चार आए, और कोई मोहम्मद साहब और कोई मारी जा गया। ये भी कहा जाता है कि उनको 1 हफ्ता या 15 दिन पहले ही किसी ने सूचना दे दी थी कि हालात खराब होने वाले हैं, आप भाग जाओ, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं अपने लोगों को अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहता, मैं अपने सभी लोगों को यहाँ से बचा कर ले जाना चाहता हूँ। वो तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन बचाना कैसे बचा, उन्होंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन बचाने का मौका ही नहीं मिला हम लोगों को निकलने का। अचानक ही ऐसे गिरा में आगे सारे लोग बोलते कुछ नहीं हो रहा, नहीं लड़ाई हुई थी नहीं, क्या ऐसा गिरा खत्म हो गए, तो सब सामने आ गए, बचाने वाले चले गए, पंडित जी भी चले गए, जज भी चले गया। उस दौर के यूं तो बहुत कम ही लोग आज जिंदा हैं। वहीं 83 वर्षीय कलावंती देवी, जो उस समय थोराड़ में थीं, आज भी उस भयानक दौर को याद कर भावुक हो उठती हैं। उस समय मेरी उम्र कोई 8-9 साल होगी, जब हमें पता चला कि शास्त्री जी और उनके साले और एक अफसर जो पुंछ से आए थे, उनको बड़ी बेरहमी से मार दिया, काट दिया और उनकी लाशों को पेड़ से लगा दिया था, और सारी जगह पोस्टर लगा दिए थे इश्तिहार कि आपका भी यही हाल होगा, भाग जाओ यहाँ से। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन आज भी मुझे याद है कि ये खबर सुन के हम कितने डर गए थे, और लोग बातें करते थे कि उन्होंने थोराड़, मंग और पूरे एरिया को बचाने के लिए अपनी जान दी है। अगर बेले से कोई हमें निकाल जाता तो बहुत लोग बच जाते। बाद में तो फौज आ गई और हमें पुंछ ले आए थे, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जगदीश शास्त्री जी हम लोगों के लिए भगवान के समान हैं।
ऐसा देवता है जिनकी वजह से हम जिंदा बचे, वरना सारे मर जाते। वो ना चुके, बहुत जालिम थे। हमारे अमांडी गवांडी नहीं थे, बाहर से आए थे कोई लोग। उधर के लोग तो हमें प्यार करते थे। आज भी कुछ संगठन उनकी बरसी के मौके पर उन तीनों शहीदों को याद करते हैं। इस बारे में मूवमेंट फॉर जस्टिस फॉर रेफ्यूजीज ऑफ 1947 के सदस्य डॉक्टर पदमदेव रैना ने बताया, पुंछ दे महापुरुष जिन्होंने 1947 से पहले जम्मू कश्मीर नो भारत का अभिन्न अंग बनाने वास्ते जो प्रयास किए, जो किसी इतिहास किसी जगह तक अज तक उल्लेख विच नहीं आए, रिकगनाइज नहीं किए गए, उन्होंने जो कुछ हस्तियों के बारे करा। सब तो पहले मैं पंडित जगदीश लाल शास्त्री जी, जो कि पज्जा ग्राम के पंडित गोपी के इकलौते पुत्र थे। संस्कृत में शास्त्री पास करने के बाद जगदेव हाई स्कूल रावलाकोट में संस्कृत टीचर नियुक्त हुए। कुछ दिन वो बाग में भी रहे। पंडित जगदीश लाल अपने क्षेत्र के एक प्रभावशाली नवयुवक थे। शांति स्थापना के लिए इनका प्रभाव और सद्भाव पर्याप्त लाभकारी सिद्ध होने की संभावना थी। लाला जगतराम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ रावलाकोट से चल पड़े। लाला जी सीधे मंग पहुंचे। पंडित जी एक रात के लिए अपने घर से चले गए। श्राद्धों के दिन थे। दूसरे दिन अपनी माता का श्राद्ध देकर अपने साला भजनलाल को साथ लेकर मंग पहुंचे। मंग और रामपतन के हिंदुओं और मुसलमानों के नेताओं व मुख्य व्यक्तियों के साथ बड़ा विचार विमर्श किया। देश निवासी भाइयों में सद्भावना पैदा करने के लिए हर हालत में शांति बनी रहे, हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, सद्भावना सर्वथा बनी रहे। इसके लिए उन दोनों ने, लाला जगतराम जी और पंडित जगदीश लाल जी दोनों ने स्वयं सेवक संतुष्ट होकर उन लोगों के साथ इतना विचार विमर्श किया कि हम सभी मिलके इस एरिया में एकता बनाए रखेंगे, और वहां से संतुष्ट होकर लौटे। इन सज्जनों की मांग से वापसी के समय रामपतन निवासी सूबेदार हरिचंद ने लाला जी को एकांत में समझाया कि परिस्थिति खतरनाक है। पाकिस्तान से लाए गए भारी मात्रा में शस्त्र रियासत में गुप्त रूप से बांटे जा चुके थे और बांटे जा रहे हैं। जो भी लोग वहां पर हिंदू आबादी के अतिरिक्त मुस्लिम आबादी थी, वो अल्पसंख्यकों के लिए काफी खतरा बन रही थी। इसलिए मांग में एक और सेना का दस्ता नियुक्त कर दिया जाए। इसके लिए लाला जी ने, बड़े लोगों ने आकर उनसे ये कहा कि यहाँ हमें भारतीय सेना की जरूरत है और सेना का दस्ता नियुक्त होना चाहिए। लेकिन लाला जी जगतराम जी ने और यह मांग रद्द कर दी। मांग में डोगरा सिपाहियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। लाला जी, पंडित जी और भजनलाल जी की शहीदी 12 अश्विन 2004 विक्रमी 4 अक्टूबर 1947 को लाला जगतराम, पंडित जगदीश लाल और भजनलाल जब मंग से प्रस्थान करके काजरी नमी गांव में प्रवेश हुए तो शेर खान नमी रिटायर सूबेदार ने अपने कुछ साथियों की सहायता से उन्हें पकड़ लिया। इनको बहुत दारुण यातना देकर इनकी हत्या कर दी। इनकी खालियां उतरवाकर शव चीड़ के 2 पेड़ों के साथ उल्टे लटका दिए और नीचे यह चेतावनी लिखकर चिपका दी कि गैर मुसलमों लोग अमल जाओ, या तो आप मुसलमान बन जाओ और पाकिस्तान के विस्तार के लिए सहायक बनो, वरना तुम्हारी भी यही दुर्गति होगी। काफरों की मौत अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही होती है। भजनलाल का शव नीचे पड़ा था। इस प्रकार इन शांति के दूतों की पाकिस्तानी आक्रमण के 3 दिन पहले ही हत्या कर आक्रमण समर्थन के लिए लोगों के दिलों में डर का प्रभाव डाल दिया था। ये एक ऐसे महान पढ़े लिखे युवक थे कि जिन्होंने अपनी शिक्षा के मुताबिक शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश लोगों में देते रहे। हिंदू मुसलमान एकता सद्भावना के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास, वो शक्तियां जो गैर मुस्लिम थी, उन्होंने उस सब शक्तियों को कुचला और इनकी इतनी भयानक दर्दनाक मौत हुई कि जिससे उस पूरे एरिया में इतना भय फैल गया कि लोगों को वहां घर बार बिना किसी भी लोभ लालच के अपनी जीवन को लेके वहां खाली हाथों से वहां से भागना पड़ा। शास्त्री जी के बेटे मदन लाल को
आज भी इस बात का मलाल है कि अगर उनके पिता की भेजी चिट्ठियों पर समय रहते अमल कर कार्रवाई की गई होती तो बाघ, पलंदरी, थोराड़, मंग, मुजफ्फराबाद व अन्य इलाकों में हुए नरसंहार से बचा जा सकता था। ये दुखदायी बातें जब याद आती है तो पूरी पूरी रात नींद जो है वो गायब हो जाती है और इस रियासती हुकूमत पर दुख होता है कि इन्होंने जल्दी से जल्दी हुकूमत हिंद के साथ राब्ता कायम नहीं किया और रियासत को जल्दी से जल्दी उधर शामिल नहीं किया। अगर 5 अक्टूबर कहाँ और 26 अक्टूबर कहाँ। अच्छा, एक और नई बात आपको बताऊं तो आज की जनरेशन को भी याद रखना चाहिए कि 26 अक्टूबर को हलाक होने के बाद भी हमारी जनता 25,000 आदमी रावलाकोट में है और 30,000 के करीब बाघ हेडक्वार्टर में है। ये 25 और 30 यानी 80,000 के करीब ये लोग बाघ और रावलाकोट में जमा हैं। ये जमा है वहाँ इनको पुंछ सिटी की तरफ पहुँचने के लिए डोगरा फौज हिफाजत के साथ वहाँ से रवाना हुई। कब हुई ये? असोज की 21, 22 और 23। 22 को बाघ वाले और 23 को रावलाकोट वाले ये रवाना हुए। लोग आए थे चुका है तो शामिल हुआ 26 अक्टूबर को। 10-12 दिन बाद रावलाकोट से ये लोग चले। यही बात जब हमने महाराजा की फौज में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से की तो उन्होंने बताया कि ये हत्याएं और महाराजा की फौज को लेकर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार अंग्रेजों और पाकिस्तान द्वारा रची एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। मेरी अपनी पलटन वहाँ पहुँची है 27 अगस्त को श्रीनगर से, क्योंकि पुंछ से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। सरदार वहाँ थे, दूसरे जो हमारे हिंदू भाई थे वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें बता रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, हम चाहते हैं आप चले जाओ, नहीं तो आपकी औरतें वापस नहीं जाएंगी। और ये हमें पता है ये एक स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान आर्मी की और ये अंग्रेज़ों ने मिल के बनाई थी। हमारे पास वो प्रूफ हैं ताकि जो फौज श्रीनगर में है वो यहाँ पहुँच जाए और वही हुआ। इतना डराया लोगों ने, तारें दी महाराजा हरि सिंह जी को तो उन्होंने मान लिया। और ये किसने प्रेशर डाला? मेजर जनरल H.L. स्कॉट जो हमारे ही चीफ ऑफ स्टाफ थे, मेजर राजेंद्र सिंह जी ने उनसे चार्ज लिया था। और वो स्कॉट साहब इतने चालाक थे, ये सब कुछ करके पलटन का भेज के 24 सितंबर को रिटायरमेंट होके स्कॉटलैंड चले गए। उनको पता था क्या होने वाला है, इस वास्ते ये सब बनाया हुआ था, ये प्लाट है, ये प्लान है। मैंने ये सब किताब में लिखा है, लोग लिखते नहीं हैं, पता नहीं डरते हैं, लेकिन असलियत ये थी कि ये अंग्रेज़ों की प्लान थी। और वो इसलिए थी कि उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस किया था, पाकिस्तान बनाने के लिए। जब देखा कि अगर कहीं मुश्किल हो रही है तो कम से कम इतना एरिया जिसमें छंब जोड़ियाँ से लेकर गिलगित तक ये काट के तो ढूंढ देना है, नहीं तो पाकिस्तान का जो कैपिटल रावलपिंडी बन रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, वो तो ओयलपत्तन और ये जो कुआला इससे कोटली से सामने 30 मील भी नहीं है। ये एक अंग्रेज़ों की प्लान थी कि पूरी जम्मू कश्मीर देनी है पाकिस्तान को। ये उसी के लिए था कि हिंदू वो हमें बताते 20% थे पुंछ में, और वो इब्राहिम जो है उनका वो बाद में जो प्रेसिडेंट भी बना, तो ये उन्होंने फैसला किया था कि पलंदरी में उनका स्टेट का हेडक्वार्टर बनेगा। तो पलंदरी खाली करवानी थी। पलंदरी में हमारे ये जज मास्टर जी हैं, ये सब उसी इलाके मंगथराट में बैठे हुए थे। 15 अगस्त के बाद प्लान ये थी उनकी कि इतना प्रेशर डाला जाए, फौज जाए पाकिस्तान से, फौज 15 अगस्त के बाद पुंछ को घेर लिया जाए, हिंदुओं को इतना डराया जाए कि वो भाग जाए, नहीं भागे तो फिर उनकी औरतों की इज्जत लूटी जाए, उसके बाद उनको एक एक करके मारा जाए
ताकि ये पुंछ सारी खाली हो जाए। पुंछ जो है पाकिस्तान को देनी है, ये अंग्रेजों ने प्लान बनाई हुई थी। और दूसरी ये बात थी, इतना प्रेशर डाला जाए कि जो भी फौज श्रीनगर में पड़ी है वो यहाँ पहुँच जाए, ताकि जब फाइनली कश्मीर के ऊपर हमला होना है मुजफ्फराबाद से, तो वहाँ कोई फौज रिजर्व में नहीं हो और कश्मीर पर कब्जा हो जाए और एक्सेशन करवा के पूरी रियासत पाकिस्तान। ये प्लान है जिसका हमें 20 अगस्त को पता लग गया था। एक हमारे मेजर वो थे, कालकट ब्रिगेड मेजर थे, बनू कोहाट ब्रिगेड में, उन्होंने जो मेजरवी जनरल था पाकिस्तान आर्मी का कमांडर चीफ, उनका साइन किया हुआ ऑपरेशन ऑर्डर कि 10,000 कश्मीर पर हमला करेंगे, 10,000 जम्मू पर हमला करेंगे। 10,000 में 6,000 उड़ी के रास्ते मुजफ्फराबाद से, 2,000 टीरवाल के ऊपर और 2,000 गुलमर्ग की तरफ। ये प्लान उन्होंने जब खोला 20 अगस्त को मिल गया था, मगर उन्होंने उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। उनका ब्रिगेडियर मौर्य था, वो वहाँ नहीं था गया हुआ, तो उन्होंने चिट्ठी खोल ली, देखा तो ये लिखा हुआ था, ये किताब में है, ये डिफेंस मिनिस्टर की किताब हमारी में लिखा हुआ है। और उसने उसको मुश्किल से मौका मिला, भागा बेचारा, तो 18 अक्टूबर को वो दिल्ली पहुंचा। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी को जाके बताया कि 22 तारीख कश्मीर पर हमला हो रहा है मुजफ्फराबाद में, 10,000 आदमी हमला कर रहे हैं। वो सवेरे 2 ब्रिगेडियर, एक थापर जो बाद में आर्मी चीफ बने, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह जो बाद में आर्मी कमांडर बने, वो बैठे हुए थे। सब बात सुनाई उनको, पर हंसने लगे, ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पास तो फौज ही नहीं है, अभी तो पाकिस्तान बना है, कहाँ अटैक होगा। वो मजाक में ही खत्म कर दिया। ये कलकत्ता अब मेजर जनरल होकर रिटायर हुए, मेरे साथ स्टाफ कॉलेज में थे, वो उनका मौजू उड़ाया। तो ये बात पाकिस्तान ने, अंग्रेज़ों ने प्लान करके रखी थी कि इस तरह से प्रेशर डालना है, और वो प्रेशर हो रहा था। बदकिस्मती हमारे भी वो एक राइटर हैं, उन्हें लिखा है कि महाराज जी की फौज बुलाई गई मुसलमानों को मारने के लिए, और उन्होंने बुरी तरह से उनको मुसलमानों को मारा गया। मैं आज आपको कहता हूँ, एक मुसलमान मेरी पलटन ने नहीं, किसी भी एक मुसलमान नहीं मारा। और दूसरा, हमारी 3 पलटनें आधी मुस्लिम थी। ये असलियत है जो किसी को बताते नहीं है। श्रोताओं, जगदीश शास्त्री और लाला जगत राम जैसी कई और हस्तियां भी होंगी जिन्होंने आजादी का अमृत हासिल करने के मंथन के दौरान सामने आए नफरत के जहर का खुद विषपान किया और औरों को जीवन अमृत का दान दे दिया। क्यों न हम सभी अपने आसपास ऐसी ही अनगिनत कहानियों को ढूंढें, अपने सतह पर, सोशल मीडिया में या अन्य मंचों पर उन्हें उजागर करें, ताकि हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान लुटा देने वाले, कुर्बान कर देने वाले ऐसे अकीर्तित नायकों के किस्से कहानियां कहीं अनसुनी अनकही न रह जाएं। इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए नाट्य रूपांतर स्वर प्रणव शर्मा, विजय बजाज एवं जगमोहन शर्मा, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, शोध आलेख वाचन स्वर जगमोहन शर्मा का, निर्देशन एवं मार्गदर्शन RK रैना का, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। आजादी का अमृत महोत्सव